हेलो एवरीवन। ऑर्गेनाइजिंग। हमने मैनेजमेंट के अभी तक फर्स्ट फंक्शन की बात की, जिसमें हमने प्लानिंग की बात की कि प्लानिंग में क्या होता है। प्लानिंग मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग की कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जब जो मैनेजर्स होते हैं उन्होंने प्लानिंग कर ली कि बिजनेस में किस प्रकार से काम करना है, क्या काम करना है, ऑब्जेक्टिव सेट हो गया, स्ट्रेटेजीज बन गई, सारा काम हो गया। उसके बाद वो क्या करेंगे? उसके बाद हम एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसको हम डिजाइन करेंगे, जिसको बोला जाता है ऑर्गेनाइजिंग। इट इंक्लूड्स द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग व्हाट एक्टिविटीज आर टू बी कंडक्टेड। इसमें हम सबसे पहले एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम एक्टिविटीज को डिटरमाइन करेंगे कि हमें क्या करना है। हाउ द एक्टिविटीज आर टू बी ग्रुप्ड। एक्टिविटीज को किस प्रकार से ग्रुप्ड करना है। हाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी आर टू बी डेलीगेटेड एंड हु रिपोर्ट्स टू हूम। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो किसको दी जाएंगी, किसको वो डेलीगेट की जाएंगी, और जो अधिकार है बिजनेस में वो किसको सौंपे जाएंगी, एंड कौन किसे रिपोर्ट करेगा। अब नेक्स्ट ऑर्गेनाइजिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। इट रेफर्स टू द प्रोसेस दैट इनिशिएट्स इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स बाय क्लैरिफाइंग जॉब्स एंड वर्किंग रिलेशनशिप्स एंड इफेक्टिवली डिप्लॉइंग रिसोर्सेज फॉर अटेनमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड एंड डिजायर्ड रिजल्ट्स। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसपे हम प्लान्स को इंप्लीमेंट करते हैं। हमने उसके लिए क्या किया? हमारी जो जॉब्स थी हमने उसको क्लैरिफाई कर दिया कि किसको क्या काम करना है। रिलेशनशिप्स पर हम काम करेंगे, एंड जो हमारे रिसोर्सेस हैं जिनको हम अच्छे तरीके से हम इनको यूज कर सके, इसके ऊपर हम काम करेंगे। डेफिनेशन क्या है ऑर्गेनाइजिंग की? ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज एंड एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप्स अमंग एम्प्लॉइज ऑफ एन एंटरप्राइज। एंटरप्राइज के जो एम्प्लॉइज के जो रिलेशनशिप्स हैं उसको एस्टेब्लिश करना, एक्टिविटीज है उनको ग्रुपिंग करना। एग्जाम्पल लेते हैं। डिवाइडिंग ए कंपनी इनटू डिपार्टमेंट्स। एक कंपनी थी, हमने इसको बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया। मार्केटिंग डिपार्टमेंट हमने अलग कर दिया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हमने अलग कर दिया, एचआर डिपार्टमेंट अलग, एंड ऑपरेशंस टू स्ट्रीमलाइन फंक्शंस, ताकि इनके जो ऑपरेशंस है वो इनके स्ट्रीमलाइन के अकॉर्डिंग होते रहे। अब बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग के फीचर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले इसका फीचर होता है डिवीजन ऑफ वर्क, जिसमें जो वर्क है हम उसको डिवाइड कर देते हैं। द होल एक्टिविटी इज डिवाइडेड इनटू टास्क ग्रुप्स ईच डीलिंग विद अ स्पेसिफिक एरिया लाइक प्रोडक्शन, परचेज, फाइनेंस, मार्केटिंग, पर्सनल एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमारी जो एक्टिविटीज थी हमने उसको अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया। प्रोडक्शन को अलग भागों में डिवाइड कर दिया, परचेज डिपार्टमेंट अलग, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग, पर्सनल डिपार्टमेंट अलग। डिवीजन ऑफ वर्क इज द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। नेक्स्ट हमारी इसकी फीचर आती है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कोऑर्डिनेटिंग रिलेशनशिप्स आर एस्टेब्लिश्ड अमंग द वेरियस ग्रुप्स टू इनेबल स्मूथ इंटरेक्शन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है सामंजस्य। मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनके बीच में हम एक ऐसा रिलेशनशिप्स बनाए जो कॉर्डियल रिलेशनशिप हो, मतलब वो अच्छे से एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें, जिससे कि बिजनेस में स्मूथ इंटरेक्शन होता रहे। उनके बीच में लड़ाई झगड़े होंगे जिससे बिजनेस का ही नुकसान होगा, लेकिन अगर वो आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा आउटपुट हमारे बिजनेस को प्रोवाइड कर पाएंगे। Next है common objectives. Organizing ensures that efforts are directed towards the attainment of goals laid down in the planning function in such a manner that resources are used optimally. देखो, हमने प्लानिंग में जो अपना जो ऑब्जेक्टिव था जो सेट किया था, ऑर्गेनाइजिंग इस बात को इंश्योर करती है कि हम जो ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है वो उसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हो रहा है। जो रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं वो अच्छे से फुली यूटिलाइजेशन उनका हो। पीपल आर एबल टू वर्क कलेक्टिवली एंड इफेक्टिवली फॉर अ कॉमन पर्पज। Next, a process. Organizing essentially implies a process which coordinates human efforts, assembles resources and integrates both. देखो, ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस के रूप में भी काम करती है। इसका मतलब क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जो कोऑर्डिनेशन करेगी, ह्यूमन एफर्ट्स के बीच में रिसोर्सेज को असेंबल करेगी, उन दोनों को वो इंटीग्रेट करेगी। ह्यूमन एफर्ट्स एंड जो रिसोर्सेज है उसने उन दोनों को इंटीग्रेट कर दिया बोथ इनटू अ यूनिफाइड होल टू बी यूटिलाइज्ड फॉर अचीविंग द स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव्स। हमने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए थे उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमने मैन एंड मटेरियल दोनों को हमने इंटीग्रेट कर दिया। तो ऑर्गेनाइजिंग को हम एक प्रोसेस के रूप में लेके चले। उसके बाद हम अपने जो प्लान्स है उसको हम ट्रांसलेट करेंगे कि हमने जो प्लान्स थे वो तो हमने बना दिए हैं, लेकिन हम उनको ट्रांसलेट करके बता रहे हैं कि आपको क्या काम करना है। ऑर्गेनाइजेशन इज अ मशीन ऑफ मैनेजमेंट। It is that machine in which no part can afford to be ill-fitting or non-functional. Organizing हमारी जो मैनेजमेंट है उसका एक ऐसा भाग है जिसमें हम कोई भी हिस्सा गलत नहीं लगा सकते। मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में अगर हमने गलत लोगों को रिक्रूट कर दिया तो हमारी ऑर्गेनाइजिंग के लिए खतरा बन सकता है।
If the division of work is not done properly or posts are not created correctly, the whole system of management collapse. Next स्टेप बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहला इसका इंपॉर्टेंस है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। इसमें हमें स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट्स मिलते हैं। ऑर्गेनाइजिंग डिवाइड्स वर्क इनटू स्मॉलर टास्क अलाउइंग एम्प्लॉइज टू फोकस ऑन स्पेसिफिक एक्टिविटीज एंड डेवलप एक्सपर्टीज। देखो ऑर्गेनाइजिंग में हमने क्या किया, हमने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा और उसको उनकी लोगों की एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग उनको असाइन कर दिया। जिससे क्या होगा, वो उसी काम को जब बार बार करेंगे तो वो उसके स्पेशलिस्ट बन जाएंगे, जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन को स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट्स भी मिलेंगे। इट इंप्रूव्स एफिशिएंसी एंड क्वालिटी भी ensuring tasks are performed by skilled individuals. स्पेशलाइजेशन ने जो इंडिविजुअल्स थे उनकी एफिशिएंसी को इंप्रूव किया, उनकी क्वालिटी को इंप्रूव किया एंड इस बात को इंश्योर किया कि जो टास्क है वो स्किल्ड एम्प्लॉइज के द्वारा परफॉर्म किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स, क्लियरली डिफाइंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जब हम हर व्यक्ति के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्लियरली डिफाइन कर देंगे तो इससे जो कंफ्यूजन है वो कम होगी एंड ऑर्गेनाइजेशन में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो भी कम होंगे। It establishes a hierarchy, ensuring smooth communication and effective coordination among employees. इसने एक हिरार्ची का काम किया, मतलब काम है जो वो ऊपर से नीचे तक आ रहा है, जिससे कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो स्मूथली बना रहे एंड जो कोऑर्डिनेशन है एम्प्लॉइज के बीच में वो भी बना रहे। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इट इंश्योर्स दैट रिसोर्सेज सच एज टाइम, मनी, मैन पावर आर अलोकेटेड टू देयर बेस्ट यूज। मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो रिसोर्सेस हैं लाइक टाइम, मनी एंड मैन पावर, उनको हमने इस प्रकार से अलोकेट किया कि हम उनको बेस्ट यूज करें। इट अवॉइड्स वेस्टेज एंड रिडंडेंसी बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग टास्क सिस्टमेटिकली। नेक्स्ट अडैप्टेशन टू चेंज। ए वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर अलाउज द ऑर्गेनाइजेशन टू एडजस्ट क्विकली टू एक्सटर्नल चेंजेस। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन वेल ऑर्गेनाइज्ड है तो ये हमें इस प्रकार से अलाउ करती है कि आप एक्सटर्नल चेंजेस को क्विकली एडजस्ट कर सकते हो, सच एज मार्केट ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजीज। जैसे कि मार्केट में जो ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजीज है उनमें बार में चेंजेस आते रहते हैं, लेकिन अगर हमने ऑर्गेनाइजिंग इस प्रकार से की है कि वो हर कोई अपने काम में बेस्ट है, ऑर्गेनाइजिंग हमने अच्छे से की है, तो हम जो मार्केट ट्रेंड्स है उनको हम अच्छे से आइडेंटिफाई करके उनके अकॉर्डिंग चेंजेस को अडॉप्ट कर सकते हैं। It ensures flexibility by enabling departments to respond to challenges if efficiently. Next, effective administration. Organizing establishes a clear framework for planning. जो organizing होती है वो planning के लिए clear framework को establish कर देती है। डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एक्टिविटीज के लिए भी। इट सिंप्लीफाइज द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बाय प्रोवाइडिंग अ स्ट्रक्चर्ड वे टू एड्रेस इश्यूज। एक्सपांशन एंड ग्रोथ। Organizing creates a strong foundation to handle the complexities of business expansion. जब बिजनेस के एक्सपेंडेशन या ग्रोथ की बात आती है तो जो ऑर्गेनाइजिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को क्रिएट करती है ताकि हम बिजनेस एक्सपेंशन के दौरान जो कॉम्प्लेक्सिटीज आई उनको हम अच्छे से हैंडल कर सकें। It ensures scalability by distributing work and resources effectively in a growing organization. अब ऑर्गेनाइजिंग के कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग एज अ प्रोसेस, कि हम ऑर्गेनाइजिंग को एज अ प्रोसेस किस प्रकार से ले सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, इट हैज बीन कंसीडर्ड एज अ प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग के फर्स्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसको एज अ प्रोसेस लिया जाता है। इन अदर वर्ड्स, ऑर्गेनाइजिंग इज नॉट अ फंक्शन दैट कैन बी परफॉर्म्ड एट अ सिंगल स्ट्रोक। ऑर्गेनाइजिंग कोई फंक्शन नहीं है जिसको हम एट अ सिंगल स्ट्रोक में ही हम इसको प्राप्त कर लेंगे कि हमने केवल ऑर्गेनाइजिंग की और हो गया, बट इट इज अ चेन ऑफ वेरियस फंक्शंस। लेकिन ऑर्गेनाइजिंग इटसेल्फ में ही बहुत सारे हमें वेरियस फंक्शंस को परफॉर्म करना होता है। It includes setting information about objectives, deciding various activities and grouping them, determining important activities, allowing authority and responsibility, etc. It is related to human beings. Organizing human beings से related है कि जहां पर हम ह्यूमन बींग्स को ही ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एंड ह्यूमन कंडक्ट इज डीपली अफेक्टेड बाय द कंडीशंस ऑफ वर्क, देयर कॉम्पिटेंसी एंड कैपेबिलिटी एंड चेंजेस इन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजिंग को एज अ प्रोसेस क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें हम वेरियस फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि आप ऑर्गेनाइजिंग को एज ए स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप लीजिए। इसका मतलब है अंडर दिस various posts are created or established and the mutual relationships of employees working over various posts, their authorities and responsibilities are defined. देखो ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉइज हैं वो वेरियस पोस्ट पर काम कर रहे हैं, अलग अलग पोस्ट पर एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, उनके म्यूचुअल रिलेशनशिप हमने एस्टेब्लिश कर दिए हैं। लेकिन उनकी जो रिलेशनशिप है हमने उनको डिफाइन कर दिया है। रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो अब ये डिसाइड करते हैं कि उनका सुपीरियर कौन है, कौन सबऑर्डिनेट है। वेरियस पोस्ट इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर मोस्टली परमानेंट।
Therefore, organization as a structure of relationship is called static element. इसलिए क्या कह रहे हैं, दूसरी कंसेप्ट क्या कह रही है ऑर्गेनाइजिंग को, कि आप ऑर्गेनाइजिंग को एज अ प्रोसेस मत लो, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हमने इसमें रिलेशनशिप्स थे वही तो हमने डिफाइन किए थे कि कौन किसका सुपीरियर होगा, कौन किसका सबऑर्डिनेट होगा, कौन क्या काम करेगा, सुपीरियर किस प्रकार से उसको कमांड देगा, एटसेट्रा. Therefore, organization as a structure of relationship is called a static element. As a structure of relationship, organization can be of two types: formal organization and secondly informal organization. अब स्ट्रक्चर के बेसिस पर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको हमने दो हिस्सों में बांट दिया, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. अब ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं. सबसे पहले इसमें 4 स्टेप्स आते हैं: आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स. सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क. इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे इस पूरे वर्क को एंड उसको डिवाइड कर देंगे इस प्रकार से कि जो हमारे प्लान्स को अचीव करने में हमारी हेल्प करे. इट हैज टू अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क. इसमें हम देखेंगे कि हम कहीं काम को डुप्लीकेशन तो नहीं कर रहे हैं. इट आल्सो हेल्प्स इन द प्रॉपर शेयरिंग ऑफ वर्क अमंग द एम्प्लॉइज. फॉर एग्जांपल, एक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग स्मार्टफोन्स आइडेंटिफाई की टास्क. एक कंपनी है जो कि स्मार्टफोन्स को मैन्युफैक्चर करती है. तो सबसे पहले उसने की टास्क को आइडेंटिफाई किया कि मुझे डिजाइनिंग कैसे करानी है, प्रोडक्शन कैसा होगा, मार्केटिंग सेल्स कैसी होगी, कस्टमर सपोर्ट किस प्रकार से होगा. उसी के बेसिस पर उसने जो काम था उसको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया. Next है डिपार्टमेंटलाइजेशन. अंडर डिपार्टमेंटलाइजेशन द एक्टिविटीज ऑफ द सेम नेचर आर ग्रुप्ड टुगेदर. इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे अलग अलग एक्टिविटीज हमने देखी. उसमें हमने देखा कि सेम नेचर की जो एक्टिविटीज है वो कौन कौन सी है, उनको हमने एक जगह पे रख दिया और जो पार्टिकुलर डिपार्टमेंट है उसको हमने असाइन कर दिया कि ये जो सेम नेचर की एक्टिविटीज हैं ये एक ही डिपार्टमेंट में होनी चाहिए. इससे हमें स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट्स भी मिलेंगे. फॉर एग्जांपल, विद इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देयर कुड बी सब डिपार्टमेंट्स फॉर रॉ मटेरियल, प्रोक्यूरमेंट, असेंबली एंड पैकेजिंग. हमने एक डिपार्टमेंट प्रोड्यूस किया था प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के नेम से, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ही केवल एक डिपार्टमेंट है. क्या हो सकता है इसमें भी हम डिपार्टमेंटलाइजेशन करें. इसका मतलब है इसके भी सब डिपार्टमेंट्स बनाए जाएं कि रॉ मटेरियल प्रोक्यूरमेंट का काम अलग होगा, असेंबलिंग अलग होगी एंड उनकी जो पैकेजिंग है वो अलग होगी. उसके बाद हमने जो ड्यूटीज थी उसको हमने असाइन कर दिया. द वर्क टू बी कंप्लीटेड एट ईच पोस्ट इज क्लियरली डिफाइंड एंड अलोकेटेड टू वेरियस पर्संस एज पर देयर स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज. ये इफेक्टिव परफॉर्मेंस में हेल्प करता है जो हम ड्यूटीज को असाइन कर देते हैं. मार्केटिंग डिपार्टमेंट में डिफरेंट एम्प्लॉइज आर असाइंड स्पेसिफिक ड्यूटीज. एक डिपार्टमेंट था मार्केटिंग डिपार्टमेंट, उसमें अलग अलग एम्प्लॉइज को हमने अलग अलग ड्यूटीज से को असाइन कर दिया. एक हैंडल करेगा सोशल मीडिया मार्केटिंग को, एक हैंडल करेगा एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स को, एक हैंडल करेगा मार्केट रिसर्च को. तो इस प्रकार से मार्केटिंग डिपार्टमेंट वर्क कर रहा है. नेक्स्ट है एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स. मतलब रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स को हमने एस्टेब्लिश किया. इट इज मेड क्लियर दैट फ्रॉम whom each individual takes orders and to whom she is accountable. हमने इसमें डिसाइड किया कि जो कौन से व्यक्ति से ऑर्डर्स लेगा और कौन व्यक्ति के लिए वो जवाबदेही होगा. इट हेल्प्स टू क्रिएट अ हिरार्चिकल स्ट्रक्चर एंड आल्सो हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन. फॉर एग्जांपल, ए मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट्स टू द मार्केटिंग मैनेजर. एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है वो रिपोर्ट कर रहा है मार्केटिंग मैनेजर को, हु रिपोर्ट्स द चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, जो रिपोर्ट कर रहा है फिर आगे सीएमओ को. तो इस प्रकार से इनके बीच में कोऑर्डिनेशन एंड हिरार्चिकल रिलेशनशिप बना रहेगा. नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब होता है? इट मीन्स एन ऑर्गेनाइजेशन इन विच द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अथॉरिटी एंड म्यूचुअल रिलेशनशिप्स अमंग ऑल द एम्प्लॉइज वर्किंग इन एन एंटरप्राइज आर क्लियरली डिफाइंड. इसका मतलब होता है कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनकी अथॉरिटीज, उनके म्यूचुअल रिलेशनशिप्स, इसको हम पहले ही डिफाइन कर देंगे कि आपकी अथॉरिटीज क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है. आप उनके बाहर वर्क नहीं कर सकते. एग्जाम्पल लेते हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन लाइक गूगल एज अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. एम्प्लॉइज को हम ग्रुप कर देंगे अलग अलग स्पेसिफिक पार्ट में, मार्केटिंग के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, फाइनेंस के लिए, एंड दे फॉलो हिरार्चिकल रिपोर्ट स्ट्रक्चर. मतलब इसमें क्या होगा, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइंड है कि आपको क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना है. सबकी रिलेशनशिप्स एस्टेब्लिश्ड हैं कि आप किसके सबऑर्डिनेट हो और किसके सुपीरियर हो. तो इसको बोला जाता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. अब इसके मेन फीचर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले इट हैज डिफाइंड इंटर रिलेशनशिप्स. इसमें डिफाइंड इंटर रिलेशनशिप्स हैं कि आपका किस व्यक्ति के साथ कौन सा रिलेशनशिप है ऑर्गेनाइजेशन में. इट इज बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस. अब जब ऑर्गेनाइजिंग की बात आती है तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में यह रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेसिस पर बनाई जाती है. इट इज बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ वर्क. इसमें जो वर्क है
वो हम डिवाइड कर देते हैं उसको अलग अलग पार्ट्स में, एंड उनकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल्स को वर्क को असाइन कर दिया जाता है। इट इज डेलिबरेटली क्रिएटेड, ये जानबूझकर बनाया जाता है। इट इज इम्पर्सनल, इसमें पर्सनल फीलिंग्स को ध्यान में नहीं रखा जाता किसी भी पर्सन की पर्सनल फीलिंग्स या पर्सनल बेसिस क्या है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये कंप्लीटली इम्पर्सनल है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है और आपको इसे फुलफिल करना है। इट इज मोर स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि सबके रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने असाइन कर दी है तो उनको पता है कि उन्हें क्या काम करना है। अब इसके हमें एडवांटेजेस क्या क्या है। इसकी एडवांटेज इजी टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी, जो अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही, मतलब आप कि आपको अगर कोई काम असाइन किया गया है तो आप उसको किस प्रकार से अकाउंटेबल हो, आपको ही उसकी जवाबदेही करनी है कि इसके लिए आपका क्या ओपिनियन है। Since the authority and responsibility of all the employees have been already fixed, inefficient employees can easily be apprehended. In this way their accountability can be fixed. हमने जो ऑर्गेनाइजिंग में काम था उसको हमने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज दे दी। कुछ ऐसे एम्प्लॉयज थे जो इनएफिशिएंट थे, जो काम को अच्छे से नहीं कर रहे थे। अब क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज असाइंड है तो वो अकाउंटेबल है। अगर उन्होंने काम को नहीं किया तो उन्हें जवाब देना पड़ेगा कि ये काम क्यों नहीं हुआ। No overlapping of work, everything moves in an orderly manner, therefore there is no responsibility of any work being let out or unnecessarily duplicated. हमने जब सभी व्यक्ति को उनके अनुसार उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज दी हुई है तो अगर कोई पर्सन काम को छोड़ नहीं सकता है या फिर जो काम है वो अननेसेसरली डिले नहीं हो सकता। यूनिटी ऑफ कमांड इसमें पॉसिबल है। इट इज पॉसिबल टू ऑब्जर्व द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इन व्यू ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्केलर चेन ऑफ अथॉरिटी। इजी टू गेट गोल्स, इसके थ्रू गोल्स को अचीव करना ईजी है। इट इज ईजी टू अचीव द गोल्स ऑफ द organization because there is an optimum use of all the material and human resources. अब बात करते हैं कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की लिमिटेशंस क्या क्या है। सबसे पहले वर्क में डिले हो सकती है। एवरी एक्टिविटीज आर बाउंड बाय रूल्स व्हिच कॉज अननेसेसरली डिले इन द कंप्लीशन ऑफ वर्क। जितनी भी एक्टिविटीज हैं सबके लिए रूल बनाया गया है, अलग अलग रूल। अब जिससे क्या हो सकता है, अननेसेसरली डिले भी हो सकती है। Lack of initiative, employees have to do whatever they are asked to do and they do not have a chance of any independent thinking. जो employees हैं उनको बता दिया गया है कि आपको क्या काम करना है, वो इसके बियॉन्ड कोई भी काम नहीं कर सकते। इससे क्या होगा, अगर उनके कोई इंडिपेंडेंट थिंकिंग आती है या उन्हें लगता है कि इस काम को किसी दूसरे क्रिएटिव ढंग से किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि उन्हें असाइन कर दिया गया है उनका काम कि आपको काम को इस प्रकार से ही करना है, तो इससे जो इनिशिएटिव है उसकी कमी आने लगती है। यह इनिशिएटिव को किल करने लगता है। मैकेनिज्म ऑफ रिलेशनशिप, the relationships of all the people are defined. This leaves no chance of any mutual interplay and thus the knowledge of other people and their experience cannot be exploited. नेक्स्ट है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें क्या होता है, इट इज दैट ऑर्गेनाइजेशन विच इज नॉट एस्टेब्लिश्ड डेलिबरेटली। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसको जानबूझकर नहीं बनाया गया है लेकिन ये अपने आप अस्तित्व में आ गया है बिकॉज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, टेस्ट एंड रिलीजियस एंड कम्युनल रिलेशंस। द चीफ क्वालिटी ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन लाइज इन फ्रेंडली रिलेशनशिप एंड कोऑपरेटिव नेचर। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। इन अ कॉर्पोरेट ऑफिस एम्प्लॉयज माइट फॉर्म इनफॉर्मल ग्रुप्स ड्यूरिंग लंच ब्रेक्स। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें लंच ब्रेक हुआ, जितने भी एम्प्लॉयज थे वो आपस में बात करने लग गए, तो उन्होंने लंच ब्रेक के दौरान उन्होंने बात किया या फिर उन्होंने कॉफी ब्रेक्स लिए। एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज में मीट रेगुलरली डिस्कस पर्सनल टॉपिक्स। कुछ ग्रुप के जो लोग हैं वो आपस में मिलने लग गए और उन्होंने अपने पर्सनल टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए आपस में मिलते थे, जोक शेयर करते थे एंड एक दूसरे की नॉन वर्क मैटर्स में भी हेल्प करते थे। तो ये वो है तो एक ही कंपनी के हिस्सा, एक ही कंपनी के वर्कर्स, लेकिन वो आपस में मिलकर अपनी कुछ पर्सनल बातें कर रहे हैं या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन के बियॉन्ड कुछ काम कर रहे हैं, तो इसको बोला जाता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसके मेन फीचर क्या है, बेस्ड ऑन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये बनी हुई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से ही है क्योंकि हमने एक ग्रुप के लोगों को असाइन किया था लेकिन वो आपस में वो घुल मिल गए, आपस में वो पार्टी वगैरह कर रहे हैं, तो ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से ही ये बेस्ड हुई है। इट हैज नो रिटन रूल्स एंड रेगुलेशन। इसके लिए कोई भी रिटन रूल या रेगुलेशन नहीं है कि आप लंच ब्रेक में बात नहीं कर सकते, आप कॉफी साथ में नहीं पी सकते, आप अपने पर्सनल मैटर ब्रेक के दौरान डिसाइड नहीं कर सकते। इसके कोई भी रूल्स या रेगुलेशन रिटन में नहीं है। इट हैज इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। इसका जो इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होता है, मतलब कोई पर्सन है वो लोअर लेवल पर काम कर रहा है और टॉप लेवल के व्यक्ति के साथ भी उसकी अच्छी फ्रेंडशिप है, तो वो हो सकता है उसके साथ भी वो काम करने लगे, उसके साथ वो बात करने लगे। तो इसमें इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है, ये जानबूझकर क्रिएट नहीं किया गया है। इट इज नॉट प्लेस ऑन द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, इट इज पर्सनल। इसमें पर्सनल फीलिंग्स को भी ध्यान में रखा है। इट लैक्स स्टेबिलिटी होती है, वो कम मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए स्टेबिलिटी नहीं है। एडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, faster speed,
इसमें जो स्पीड होती है वो फास्टर होती है, बिकॉज लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर नॉट फॉलोड, क्योंकि हम कोई भी जो कम्युनिकेशन की लाइन्स है उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसकी ये फुलफिल सोशल नीड्स, पीपल हैविंग सिमिलैरिटी ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ देयर ओन। ऑल द पीपल इन द ग्रुप स्टैंड बाय वन अनदर इन ऑल द ऑर्गेनाइजेशनल और पर्सनल मैटर्स। हर कोई एक दूसरे के पर्सनल मैटर्स को जानता है, इसलिए वो एक दूसरे की हेल्प भी करने की कोशिश करते हैं। इट फुलफिल्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। In informal organization, the subordinates put their ideas before the superiors without any fear or hesitation. इसमें जो superiors होते हैं वो अपनी जो सबॉर्डिनेट्स जो होते हैं वो सुपीरियर्स के सामने बिना किसी फियर या हेजिटेशन के अपने विचारों को रखते हैं। तो इससे सुपीरियर्स की हेल्प होती है कि वो अपने सबॉर्डिनेट्स की प्रॉब्लम्स के बारे में जान सके और उनकी हेल्प कर सके। नेक्स्ट है इसकी लिमिटेशंस, ये र्यूमर्स को क्रिएट करता है, क्योंकि जितनी भी इसमें जो बातें होती है वो केयरलेसली की जाती है। अगर कोई भी एक भी बात अगर गलत प्रकार से की जाए तो वो हॉरिबल रिजल्ट्स क्रिएट कर सकती है। इसमें ये चेंजेस को रेसिस्ट करता है, क्योंकि इसमें बदलाव नहीं आ सकते हैं, और ये ओल्ड टेक्निक्स के ऊपर स्ट्रेस डाल सकता है। इसमें प्रेशर होता है ग्रुप नॉर्म्स का। इन दिस ऑर्गेनाइजेशन पीपल आर अंडर प्रेशर टू ऑब्जर्व द ग्रुप नॉर्म्स। समटाइम्स द पीपल असेंबल्ड इन एन इनफॉर्मल ग्रुप लॉस साइट ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव्स। कभी कभी क्या होता है कि जो पीपल है एक ही ग्रुप के, वो ऑब्जेक्टिव्स को भूलकर एक दूसरे के खिलाफ ही कुछ करने लगते हैं, जिससे कि क्या होता है ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के लिए कठिनाई पैदा कर सकता है।